अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जापान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने कल एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम हम आज भी करने जा रहे हैं जापान में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम है, और इसमें जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पे एक साबिक़ वज़ीर आज़म है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत-ए-हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जकड़ लिया है, इसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी दुनिया में भी जाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। वो हर जगह पे भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेगा। तो एक तो जापान के लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, और उनके जज्बात भी मुख्तलिफ नहीं हैं। जैसे यूरोप में लोगों के जज्बात थे, जैसे बरतानिया में लोगों के जज्बात हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों के जज्बात हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो नहीं मानते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं, और वो इसके ख़िलाफ़ डट कर खड़े भी हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाएँ रूटीन की खबरों की तरफ। ताहिर अशरवी साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरवी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की। नौकरियाँ चली गईं, कारोबार चले गए, सारे के सारे ख़ानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। तो ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा, आपको लगता है? कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? तो ताहिर अशरवी साहब के ख़िलाफ़ जो हम लोगों ने, और इनके ख़िलाफ़ नहीं, जो दरबारी मुल्ला हैं उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई थी। मैंने उसके बारे में जो ख़ास तौर, मैं अपनी बात करूँगा, बाकी कोई नहीं करता। मैंने ख़ास तौर पर 3-4 चीज़ें उठाई थी, तो इस पर ताहिर अशरवी साहब ने जवाब दिया। एक तो वो ये कहते हैं कि हमने इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की। मैं ARY पे बात कर चुका हूँ, मालिक के प्रोग्राम में, और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पर भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पर भी नहीं हो रही, जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर देंगे। ये इनका अंदाज़ है, अंदाज़ा करें आप। भाई मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है, तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के ख़िलाफ़ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और एक चीज़ अगर गैर शरई है तो क्या उसकी वजह से दूसरी गैर शरई चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो जाती है? यानी इस्तिस्ना को जस्टिफाई करने का तरीकाकार उन्होंने ये बताया कि एहतसाब का निज़ाम जो है ना वो शरई नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना। भाई सज़ा और जज़ा का निज़ाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निज़ाम, कातिल को सज़ाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब खुदा का नाम लें आप, यानी आप इस्तिस्ना को ऐसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगर एहतसाब का निज़ाम गैर शरई है और इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इस्तिस्ना जो है वो भी गैर शरई है, तो चलने दो दोनों को। तो फिर ऐसे तो आप हर पाकिस्तानी को इस्तिस्ना दे दें, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम जो है वो गैर शरई है। फिर तो सबको आप इस्तिस्ना दे दें ना, सबको आप मौका दे देंगे, सारे के सारे इस्तिस्ना ले लें। ये क्या बात हुई? सहाबा इकराम ने नहीं लिया, उलमा इकराम ने नहीं लिया, आज तक खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने नहीं लिया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो एक तो मौलाना साहब आपकी बात का सरपाऊ नहीं है। लोग ना अक्लमंद हैं, अब लोगों को शऊर है, लोग सवाल पूछते हैं फिर जवाब मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल कुछ और जवाब कुछ और, ये लोग आपको बेनकाब करेंगे, और बार बार कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फ़लस्तीन पर, इसराइल पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है। सुनाओ सुनाओ कहाँ बात हुई है? क्या आपने पूछा वज़ीर आज़म से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के ऊपर जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करना है और फ़लस्तीन के अंदर एक इस्लामिक फ़ोर्स जो है मुल्कों की बनेगी, स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स, उसको तैनात करना है,
اور اس فورس کا کام ہے حماس کو غیر مسلح کرنا اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ایک ایسی دیوار بننا جو اسرائیل کو تحفظ دے. یہ تو باقاعدہ چیزیں لکھی پڑی ہیں. تو مولانا صاحب اس پہ آپ نے کہاں بات کی؟ سنوائیں مجھے, سنوائیں نا. کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ بات کی ہے؟ دیں کوئی گارنٹی, لائیں کوئی چیز سامنے رکھیں. محمد بن سلمان نے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے, اور جب وہ امریکہ گئے اور جب سے وہاں سے معاملہ بدلا ہے, تب سے ان کا پینترا بدلا ہے. یہ تو پوری طرح تیار تھے سارا کچھ کرنے کے لیے, یہ تو ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے. تو محمد بن سلمان نے وہاں جا کر کہہ دیا کہ جناب فلسطین کے بارے میں سوچیں, پہلے اس کی ریاست بنے گی, تو یہ کریڈٹ گوز ٹو محمد بن سلمان. یہ تو تیار بیٹھے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے کے لیے. بہرحال مولانا طاہر شبلی صاحب, آپ نے بتایا نہیں کہ کب آپ نے عدت کے کیس کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے, کب آپ نے انسانی حقوق کے معاملات پہ آواز اٹھائی ان دونوں حضرات کے سامنے, کب آپ نے جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں حضرات کے سامنے, کب آپ نے آزادی اظہار رائے کو کچلنے کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے, کب آپ نے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے خلاف آواز اٹھائی ان دونوں صاحبان کے سامنے. دکھائیں نا, دکھائیں کون سی تنقید. ہم نے تو جو ویژول دیکھا اس میں آپ کی تعریفیں زمین آسمان کے آپ لوگوں نے کلابے ملا دیے. آپ لوگ تو وہاں پہ تعریفیں کر رہے تھے, اور اب عوام آپ کو کر رہی ہے ننگا, عوام کر رہی ہے آپ کے اوپر تنقید, اور عوام بتا رہی ہے کہ جناب آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے. تو جب عوام آپ کو بتا رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا مولوی صاحب, یہ ہوگی آپ کو تکلیف, کیونکہ پاکستانی آگے نکل گئے, آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان کی عوام بنے گی, اور پاکستان کی عوام کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. اب کتنا کچھ لیں گے لوگ, ایک حد سے زیادہ آپ نہیں دبا سکتے. عمران خان کی آواز کو دیں گے کتنا دبایا گیا, جیل کے اندر بند ہے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے ذرا یہ بھی بتائیں کہ ایک لیڈر ہے اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اسے باہر نہیں آنے دے رہے, اس کی شکل کسی کو نہیں دیکھنے دی, اس کی آواز کسی کو نہیں سننے دی. ذرا اس کی بھی شرعی حیثیت بتائیں نا, کس کیپیسٹی میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر تو مولوی نہیں بولتے. اب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھنا, اور قید تنہائی ایک ٹارچر ہے, یہ اقوام متحدہ نے کنفرم کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے اور یہ ٹارچر عمران خان پہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ٹارچر ختم کیا جائے, یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک عالمی سطح کے جانے مانے وکیل ہیں انسانی حقوق کے, ان کا بھی یہ جیرڈ جینسر, ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا انسانی حقوق کے حوالے سے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. بلکہ اقوام متحدہ میں درخواست دائر کی گئی ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ جو یہ نظام کر رہا ہے اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کیا گیا, کسی حکمران کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو پاکستان کی بدنامی بڑھتی جائے گی اور پاکستان میں استحکام نہیں آنا. اس طریقے سے جیسے آپ نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے, اس طریقے سے جیسے آپ نے ڈنڈا چلایا ہوا ہے, اس طریقے سے کبھی بھی کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. حسینہ واجد فارمولے پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ وہی ہوا نا جو بنگلہ دیش میں سب نے دیکھا. تو اسی فارمولے کے ساتھ آپ پاکستان میں ڈیفرنٹ نتائج